नमस्कार, सुप्रभात। दूरदर्शन हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समृति शर्मा और आप देख रहे हैं सुबह का मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल। दर्शकों, आज का नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम हमेशा की ही तरह बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रतिभाशाली व्यक्तियों से। और आज हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं वो है एक उम्दा कलाकार जो कि शास्त्रीय संगीत से जुड़े हैं। आपको बता दें कि वो ना केवल गीत गाते हैं, वो गीत लिखती भी हैं और साथ ही पिछले 8 वर्षों से संगीत सिखा भी रही हैं। तो आइए बिना देर करते हुए मिलते हैं पूनम पंडित जी से और जानेंगे उनके जीवन और उनके अनुभव के बारे में और साथ ही सुनेंगे उनके आवाज़ में कुछ बेहतरीन गाने। मैम, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी दूरदर्शन का, जिन्होंने मुझे आज अपने दूरदर्शन पर लाइव आने का मौका दिया, और सभी ने आर्टिस्ट के लिए जो अब भी म्यूज़िक में कदम रखने जा रहे हैं, मैं उनके लिए भी कुछ टिप्स आप लोगों के थ्रू दे पाऊँगी। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। तो मैम, जैसे आज सुबह सुबह के का टाइम है और जैसे सावन का जो महीना चल रहा है, तो अगर हमारे शो की जो शुरुआत है वो एक भजन से हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल मैम, इनफैक्ट मेरा खुद का कंपोज किया हुआ एक भजन है। जी जी। श्री हरि जी पे मैंने लिखा था। वैसे हम लिख नहीं सकते, लेकिन जितना भी मैं लिख पाई थी मैं ज़रूर मैं सभी को सुनाना भी चाहूँगी। जी बिल्कुल। चरणों से तेरे लिपट जाऊं मैं, रखूं मोरे लाज हरी, रखूं मोरे लाज हरी। हर पल तेरा गुण गाऊं मैं, परम कृपाल हरि, रखो मोरे लाज हरि। मोह माया से दूर ले जाए हो, मोह माया से दूर ले जाए हो, मुझ में ना कुछ रहे बाकी, मुझ में ना कुछ रहे बाकी। तुम्हारे बिना क्या मोल है मेरा, तुम्हारे बिना क्या मोल है मेरा, तुम्हारे बिना मैं आधी, तुम्हारे बिना मैं आधी। सब में तुझे को पाऊं मैं, परम प्रताप हरि, रखो मोरे राज हरि। चरणों से तेरे लिपट जाऊं मैं, रखो मोरे राज हरि, रखो मोरे राज हरि, रखो मोरे राज हरि, रखो मोरे राज हरि। बहुत ही खूबसूरत मैम, आपने इतनी खूबसूरती से ये भजन जो है निभाया है और इसके जो बोल है, इसके भाव है, बहुत ही खूबसूरत।
थैंक यू मैम। जी, तो मैम हम आपसे शुरुआत करना चाहेंगे आपके बचपन से कि कैसा आपका बचपन रहा, आप खुद कहाँ से हैं और कहाँ पे आपकी जो स्कूलिंग हुई है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। मैम मेरा जो बचपन है, मैं घनाटी से बिलोंग करती हूँ, घनाटी शिमला से। जी। सो बचपन से ही मुझे ये जो चीज़ मिला म्यूज़िक का, ये मुझे गॉड गिफ्टेड भी था। जी। और इस चीज़ को और बेहतरीन करने के लिए जिन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा काम किया है वो मेरे खुद के नाना जी हैं, जी। पंडित जगदीश चंद्र शर्मा जी, और मेरे माता पिता श्री मनोज शर्मा जी, श्रीमती सरिता शर्मा जी, और मेरे गुरु जी हैं प्रोफेसर श्री रामसुख शांडिल जी, जो कि यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर थे जी। और अभी रिटायर हो चुके हैं वो। तो बचपन से जो मेरा संगीत का जो सफ़र रहा है बहुत ही बेहतरीन रहा है मैम। जी। स्कूल में टीचर्स भी मतलब इस चीज़ के लिए मुझे काफ़ी अप्रिशिएट उन्होंने भी किया है। जी। जी। क्योंकि उस टाइम मुझे आज भी याद है कि मैं 3rd स्टैंडर्ड में हुआ करती थी जी। जी। जब मैं गाती थी। सो ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट स्कूल से मेरा जो स्टडी हुआ है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल घनाटी से मैं पढ़ी हूँ, मेरा जी, +2 भी वहीं से हुआ है। जी। सो बचपन से ही मुझे टूर्नामेंट में एज ए एक्टिविटी के तौर पे ले जाया करते थे। तो मैं हर जगह से फर्स्ट प्राइज़ लेकर आती थी। तो नाना जी को मेरे लगता था कि अभी इतना अच्छा मैं गाती हूँ तो क्यों ना मुझे शास्त्रीय संगीत में डाला जाए। जी। तो नाना जी को लगा, क्योंकि नाना जी के जो मेरे गुरुजी हैं प्रोफेसर श्री रामसुख शांडिल जी, जी। वो उनके एक तरह से धर्म भाई थे। तो उन्हें लगा कि मुझे शास्त्रीय संगीत में जाना चाहिए। जी। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने जो अपना पहला राग है जो मेरे नाना जी ने मुझे करवाया था, जी। राग भैरव छोटा ख्याल, जी। धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, और कृष्ण मुरारी जी पे वो बेस्ड है भगवान श्री कृष्ण पे। तो वो सिर्फ मैंने 5 मिनट के अंदर उस राग को नाना जी से सुना और उस चीज़ को मैंने प्रिपेयर करके फ़ोन पे ही अपने गुरुजी को सुनाया। जी। जी। तो मेरे गुरुजी इतना खुश उस टाइम हुए मेरे राग को सुनकर के, उन्होंने कहा कि पंडित जी आप बेटी को लेकर ऊपर मेरे पास आ जाइए। जी। देन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली भी समझती हूँ मैम कि जीवन में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। अगर गुरु नहीं है तो गुरु बिन ज्ञान भी नहीं होता है ना। जी, बिल्कुल। और सबसे मेन चीज़ कि इस चीज़ के लिए मम्मी पापा को भी लगता था कि हमारा बच्चा कुछ अच्छे उस पर जाएगा। तो मम्मी पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया मैम बचपन से। जी। इनफैक्ट हम 6 सिस्टर्स और एक भाई हैं। तो उन सभी में छोड़कर एक मुझे ये चीज़ जो मिला वो मुझे मेरे नाना जी से मिला। बिकॉज मेरे नाना जी खुद भी जो आपके धामी के जो राजा थे उनके दरबार में गाया करते थे। अच्छा। तो ये चीज़ मुझे मेरे नाना जी से मुझे मिली, और इस चीज़ को आगे मतलब वो चाहते थे कि मैं एक अच्छे उस पर लेकर जाऊं। तो आज मैं जो भी हूँ वो मैं अपने नाना जी, अपने गुरु जी और अपने माता पिता की वजह से हूँ। जी, तो आपके जो संगीत का सफ़र है ये बचपन में ही शुरू हो गया था और आपके नाना जी ने आपको इसमें प्रोत्साहित किया था। तो आपकी रुचि, क्योंकि आपके नाना जी संगीत से ही जुड़े हुए थे, उसी के थ्रू आपकी जो संगीत में रुचि शुरू हुई। बिल्कुल मैम। जी, तो आपने इसका जो संगीत का ज्ञान लेना है या फिर सीखना कब से आपने शुरू किया? मैम मैं 4th स्टैंडर्ड से शास्त्रीय संगीत में जुड़ गई थी। अच्छा। जब मैंने अपने गुरुजी के पास जाना शुरू किया, उनसे शास्त्रीय संगीत की चीज़ को सीखना शुरू किया कि असल में शास्त्रीय संगीत है क्या। जी जी। अभी अगर आप आज के टाइम पे देखें तो आज के टाइम पे ठीक है नॉर्मली बहुत सिंगर्स गा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप संगीत की बारीकियों को समझ सकें कि असल में संगीत है क्या। जी जी। क्योंकि संगीत के बिना, सुर के बिना आपका जीवन एक तरह से अधूरा ही है ना। जी जी, क्योंकि हर जगह पे संगीत है। अगर हम अपने एनवायरनमेंट की भी बात करें, प्रकृति की बात करें, वो उसमें भी कहीं ना कहीं संगीत बिल्कुल मैम है। हर चीज़ में बसा हुआ है मैम संगीत। और अगर आप पुराने का टाइम देखें, पुराने के टाइम पे कुछ टाइम पे जो राग गाए भी जाते थे वो ऑब्वियसली बात है, अगर राग पवन है तो हवा ऑब्वियस सी बात है वो चलना शुरू हो जाती थी। जी जी। उस टाइम पे तानसेन जी भी गाया करते थे। राग अग्नि था तो अग्नि सचमुच में उत्पन्न होती थी मैम। तो उस टाइम पे इतना प्रभाव था उस चीज़ का। अभी आज के टाइम पे भी वो चीज़ें, लेकिन उतना नहीं है पहले की चीज़ पे जो होती थी। लेकिन अभी क्या है कि आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और आपके जीवन में अगर आपको एक अच्छा गुरु मिल जाए तो आप कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं मैम। जी, तो आपने बचपन में ही ये सोच लिया था कि आपको बड़े होकर एक सिंगर ही बनना है, आपका करियर इसी में बनाना है, या फिर किसी और फील्ड में आपकी रुचि थी? मैम फील्ड तो अगर मैं आपको बताऊं तो फील्ड मेरा क्रिकेट भी रहा है बचपन में। इंटरेस्ट मुझे बहुत था कि मैं क्रिकेट भी खेलना चाहती थी। जी जी। लेकिन गाने का भी मेरा बचपन से एक लगन था। जी। तो मैं कोई भी चीज़ करती थी, मैं कुछ भी काम कर रही होती थी तो उस टाइम पे भी मैं गा ही रही होती थी, बिकॉज मैं नहीं रह सकती थी उसके बिना। जी। तो नाना जी चाहते थे कि मैं संगीत में ही आगे जाऊं, तो मैंने क्रिकेट को भी फिर पीछे छोड़ दिया। जी। आपको सच बताऊं तो पढ़ाई के टाइम पे भी मेरे को एक ही चीज़ समझ में आता था कि बस गाओ। तो अगर कुछ चीज़ याद करने के लिए भी स्कूल से मिलता था तो उसको भी मैं गाकर ही याद करती थी मैम, क्योंकि वो पैशन मेरा म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा था। मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो मुझे लगता था कि मेरे को संगीत में ही कुछ करना चाहिए।
तो आज की डेट में मैं खुद भी एज अ टीचर मैं स्कूल में काम कर रही हूँ। जी तो अच्छी बात मुझे यही लगती है कि जो चीज़ मैंने अपने गुरुजी से सीखी और जितना भी मैं सीख पाई, जी इनफैक्ट अभी सीखना मेरे लिए और बाकी है मैम, बिल्कुल। लेकिन मैं जितना भी सीख पाई मुझे खुशी उस बात की है कि आज मैं वो चीज़ बच्चों को करवा पा रही हूँ मैम। जी ज़रूरी नहीं कि आप उस प्लेटफॉर्म पे जाएं, आपको एक वो मुकाम ही मिले, लेकिन अगर आप दिल से गा रहे हैं, उस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, तो आज नहीं, आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। जी। लेकिन मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आप अपना ज्ञान जो है वो बिल्कुल आगे भी बच्चों में बिल्कुल बांट रही मैम। हैं, ये अपने आप में बिल्कुल बहुत मैम, और बड़ी बच्चे बात उस चीज़ को सीख पा रहे हैं जी। एक इजी वे में, मैं उनको समझा पा रही हूँ। हाँ, जितना डीपली शायद मैंने उस चीज़ को सीखा है उतना हो सकता है वो बच्चे ना कर पाए, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि मुझे मौका मिला, और वो मौका भी कहीं ना कहीं मुझे मेरे गुरुजी, मेरे नाना जी और मेरे माता पिता की वजह से मिला। जी जी बिल्कुल। तो उसका सारा जो श्रेय है, आज मैं जो भी हूँ, वो सारा श्रेय मैं अपने माता पिता, अपने गुरुजी और अपने नाना जी को देना चाहूँगी। जी, तो आपने जैसे अपने गुरुजी की बात की, जी। तो उनसे आप बचपन से सीखती आई हैं, बिल्कुल। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा बचपन से गुरुजी के साथ सीखने का संगीत को? मैम, गुरुजी के साथ मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह, उनको मालूम था कि मुझे सुर का ज्ञान अच्छा है, जी लेकिन वो चाहते थे कि मैं उस चीज़ पे और अच्छा काम करूं। जी तो उन्होंने बचपन से मुझे बहुत एक बेटी की तरह, मतलब उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया, जी। और जहाँ जहाँ पर वो जितना मुझे सपोर्ट कर सकते थे, इनफैक्ट उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे CCRT न्यू दिल्ली से मैं स्कॉलरशिप होल्डर भी रही हूँ मैम। जी जी तो उसमें क्या होता है कि हर वर्ष आपको एक आपका एग्ज़ाम होता है, आपको उसको टेस्ट करने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो वहाँ पे आप परफॉर्म जो भी करते हो, आपने साल में कितने राग किए हैं, आपने उस पर कितना काम किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो CCRT न्यू दिल्ली है वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाता है। अच्छा। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली इसलिए भी मानती हूँ मैम कि वो सब चीज़ें मुझे मेरे गुरुजी की वजह से मिली, जी और +2 तक मैं स्कॉलरशिप होल्डर रही हूँ मैम जी। CCRT से। तो आपने अपने गुरुजी की बात कही, उन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, उनकी बदौलत आप दिल्ली तक जी मैम। जा पाई हैं। तो हम चाहेंगे कि आपके गुरुजी ने जो आपको कोई एक गाना सिखाया है या कोई राग वो हम सुनना ज़रूर चाहेंगे श्योर आपसे। मैम, मैं अपना वही राग आपको सुनाना चाहूँगी जो फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी से गुरु दक्षिणा लेने के लिए उन्हें फ़ोन पे ही सुनाया था। बिल्कुल तो जस्ट मुझे तानपुरा बिल्कुल। मैं सुनाना चाहूँगी मैम। जी, तो मैम थोड़ा इसके बारे में आप बताइए कि किस तरह का ये गाना है, क्या है ये चीज़? ये राग भैरव है मैम, जी और इसमें आपके जो 2 स्वर रहते हैं, रे और ध आपके जो रहते हैं जी। वो कोमल रहते हैं, बाकी के स्वर जो आपके होते हैं वो शुद्ध होते हैं। जी तो जब मैंने ये दादाजी ने मुझे जब करवाया था, पहले मुझे मालूम नहीं था कि राग क्या होता है, जी क्योंकि नॉर्मली गाने आप गाते हैं, हिंदी गाते हैं, बॉलीवुड गाते हैं, हर तरह के गाते हैं, लेकिन क्लासिकल को गाना एक अलग चीज़ है, जी जी आप उसके साथ मजाक नहीं कर सकते जी हैं। तो वो चीज़ें मैं सब बारीकियां अपने गुरुजी से सीख पाई कि एक खुला गायन क्या होता है, शास्त्रीय संगीत क्या होता है, और किस राग को गाने के लिए किन किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है, वो सब चीज़ें मैं अपने गुरुजी से सीख पाई थी मैम। जी तो आपको मैं थोड़ा सा राग भैरव सुनाना चाहूँगी मैम। बिल्कुल। सा सा रे गा मा पा धा सा सा नी धा पा मा गा रे सा ध नि सा रे गा रे सा। सबसे पहले क्षमा भी मांगना चाहती हूँ क्योंकि जितने लोग इस वक्त मुझे लाइव सुन रहे हैं, आपको ये भी मालूम होगा कि शास्त्रीय संगीत को कभी जूतों के साथ में नहीं गाया जाता, लेकिन अभी मैम चाहती हैं और सब चाहते हैं कि मेरी शास्त्रीय संगीत की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आप इस भूल के लिए मुझे क्षमा भी करें, और कुछ गलती हो तो उसके लिए भी आप मुझे ज़रूर क्षमा करें।
धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, सुलक्षण गिरधारी, छवि सुंदर लागे अति प्यारी, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, बंसी धर मन मोहन सोहावे, बंसी धर मन मोहन सोहावे, बलि बलि जाऊं मोरे मन भावे, सब रंग ज्ञान विचारी, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी। अब मैं थोड़ी सी ताने लेना चाहूँगी और तानों में थोड़ा सा रिदम फास्ट हो जाता है, तो वो भी आप ज़रूर सुने। धन धन मूरत सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, धन धन मूरत धन धन मूरत सा नि ध सा नि ध सा नि ध प म ग रे सा, धन धन मूरत धन धन मूरत सा नि ध प ध नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा, धन धन मूरत धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, सारे ग म प म ग म प ध प म ग म प ध नि सा सा नि ध प म प ग म प म ग म रे सा सा ध प ध म प ग म प म ग म रे रे, सारे ग म रे सा सारे ग म प म ग म रे सा सारे ग म प ध प म ग म प म ग म, सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, धन धन मूरत धन धन मूरत धन धन मूरत कृष्ण मुरारी। बहुत ही तो खूबसूरत कुछ है। भी गलतियाँ हुई हो तो आप सब क्षमा करें मुझे। धन्यवाद। मुझे लगता नहीं है कि ऑडियंस भी इस चीज़ में कोई गलती निकाल पाएगी, क्योंकि आपने इतनी बेहतरीन तरीके से इसको निभाया है। बहुत ही खूबसूरत, मतलब मेरे को आज आपको सुनने का मौका मिल रहा है, मुझे बहुत धन्यवाद अच्छा मैम, लग रहा है धन्यवाद। मैम। नहीं मैम, मुझे लगता है कि स्टेज किसी का भी नहीं होता है, गलती बड़े बड़े से हो जाती हैं, तो हो सकता है मुझसे भी कहीं पर हुई हो, तो उसी के लिए मैं बार बार आप सबसे क्षमा भी चाहूँगी जी। आपने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो राग है निभाया है इसको जी आपने। मैम, ये सब नाना जी की, गुरु जी की देन है जी। जी। तो मैम रियाज इसके लिए बहुत ज़रूरी रहा होगा, तो कितना रियाज का कितना महत्व है और आप कितना टाइम रियाज के लिए आप देती हैं अपने शास्त्रीय संगीत में? मैम जब छोटी थी बचपन में, मुझे आज भी याद है कि मेरी मम्मी और मेरे नाना जी, वैसे कहा जाता है कि ब्रह्मबेला में उठ के जो रियाज़ किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे भगवान भी कहते उठ जाते हैं, जी। तो
नाना जी और मेरी मम्मी मुझे सुबह 4 बजे रियाज के लिए उठा दिया करते थे। जी। इनफैक्ट वो तो ये कहते कि रियाज का कोई टाइम नहीं होता, आपको बिल्कुल, जब मौका मिले देन यू कैन डू योर प्रैक्टिस। जी। तो मुझे आज भी याद है कि मेरे साथ जब मैंने सीखना शुरू किया था, मेरी जो मम्मी हैं, आधा शास्त्रीय संगीत मेरी मम्मी भी सीख गई थी। जी। तो आधा इंस्पिरेशन मैं उनको भी बोल सकती हूँ, क्योंकि बचपन से वो लोग भी गाते हुए मैंने उनको भी सुना है। मेरी मम्मी मेरे पापा भी अच्छा गाते थे। जी। जी। सेंस उन्हें भी बहुत अच्छा है सुनने का, वो पता लगा लेते कि कौन कैसा गा रहा है। जी। जी। तो मेरी मम्मी आधा शास्त्रीय संगीत सीख गए थे। जी। नाना जी थे, नाना जी को एक चीज़ रहता था कि जब भी आप गाएं आप ताल में ही गाएं, जी। आप ताल से बाहर बिल्कुल ना गाएं। और वो चीज़ मेरी मम्मी को भी था, नॉलेज बहुत अच्छा था। पापा थोड़े दूर होते थे, जी। लेकिन पापा मम्मा से हमेशा पूछते रहते थे जी। कि अभी क्या प्रोग्रेस है, कुछ अच्छा भी कर पाएगी पूनम आने वाले टाइम पे। ऐसा तो नहीं कि कहीं हम पैसा वेस्ट करेंगे या कुछ भी है, जी। जी। जो एक रहता ही है और हर पेरेंट्स को रहता है जी, मैम। बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मिडिल फैमिली को बिलोंग करते हैं ना मैम, वो उनको 100 चीज़ें सोच कर चलना पड़ता जी। है। और मैं आपको बताऊँ तो हम खुद 6 सिस्टर्स हैं और एक भाई हैं। तो अभी सबके लिए एक नया चीज़ था कि मैं शास्त्रीय संगीत की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई गाता नहीं था मेरी फैमिली में। जी। जी। थोड़ा बहुत सभी गुनगुनाती थी, मेरी बहनें भी। जी। बट पापा को ये लगता था कि आने वाले टाइम पे कुछ अच्छा भी होगा इसके लिए, कि ऐसा ना हो कि कहीं पढ़ाई से भी छूट जाए बिल्कुल। या कहीं और चीज़ पे भी फोकस ना कर पाए। बट उन्होंने जब धीरे धीरे देखा कि अभी नहीं, मेरे को बाहर से ऑफर्स भी मिल रहे हैं, मैं दूरदर्शन पे भी, आकाशवाणी से मैं गाने के लिए, लाइट म्यूजिक गाने के लिए मैं अप्रूव्ड हूँ। जी। जी। तो कभी मैं वहाँ पे भजन की रिकॉर्डिंग्स के लिए जा रही हूँ, कभी गज़ल की रिकॉर्डिंग्स के लिए जा जी। रही हूँ, कॉम्पिटिशन्स में फाइट कर रही हूँ। तो टचवुड कुछ इतना आशीर्वाद था मैम कि फर्स्ट प्राइज़ ही मैंने आज तक जहाँ पर भी लिया, हमेशा मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिले। जी। और वो सब मेरे गुरुजनों का, मेरे बड़ों का आशीर्वाद है कि इतना मुझे लोगों से भी मुझे प्यार मिला, लोग मुझे जान पाए। जी। तो बचपन से रियाज का जो मेरा टाइम रहता था मैम, उसमें 1-2 घंटा नाना जी और मम्मा के साथ बैठ के मैं रियाज करती जी। रहती जी। थी। हाँ, अभी का क्या है कि अभी कई बार टाइम मिल भी पाता है, कई बार नहीं भी मिल पाता है, लेकिन मेरी एक हैबिट है, मैं कुछ भी काम करती हूँ तो मेरे को एक आदत पड़ी हुई है कि मेरे को गाना ही है। जी। फिर चाहे वो कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो वो जी, एक तो तरह से उसी मेरा में रियाज practice हो चला जाती रहता है है। मैम। जी। और मुझे लगता है कि आजकल की जैसे जनरेशन है, अगर इस लाइन में आप जाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि रियाज को टाइम देना बहुत ज़रूरी है मैम। बिल्कुल। फील्ड कोई भी हो, अगर आप उस पर काम नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ बेहतरीन नहीं हो सकती। जी। बेहतरीन वो तभी हो सकती है अगर हम उस पर काम करें। जी। तो मेरा ऐसा मानना है मैम। बिल्कुल। तो आपको जितना भी टाइम मिले आप उस पर दें रियाज तो वो बहुत ज़रूर अच्छा है। करना चाहिए। जी। जी। तो मैम हम आप आगे आपसे और भी बातें करेंगे, इससे पहले हम आपका ही एक गाना अपने दर्शकों को जो है वो सुना देते हैं। ज़रूर मैम। जी। कदिया मिली सावरे यार वे, ओ कदिया मिली सावरे यार वे, मेरे रो रो चीख पुकार रे, मेरे रो रो चीख पुकार रे, ओ कदिया मिली सावरे यार वे, ओ कदिया मिली सावरे यार वे, मेरी जिंदड़ी कोई मुहार वे, मेरा सावर आस ना पास वे, मेरी जिंदड़ी कोई मुहार वे, मेरा सावर आस ना पास वे, मुझे मिलना प्यार का हार वे, मेरे रो रो चीख पुकार वे, ओ कदिया मिली सावरे यार वे, ओ कदिया मिली सावरे यार वे। जो भी आपका कोई फेवरेट गाना हो, जैसे किसी का आप राग सुनती हैं, उनके कोई गाना जैसे लता जी का है कोई आपको पसंद हो तो वो आप सुना दीजिए। जी। लता जी का एक बहुत ही बेहतरीन गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे। जी। तो मैं आपको ज़रूर उसका सुनाना चाहूँगी मैम। बिल्कुल।
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीतना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई तो कौन है तेरा नाम है क्या। सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीतना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहुत ही खूबसूरत मैम। लता जी का ये गाना आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। थैंक यू मैम। तो मैम जैसे हम संगीत की बात करते हैं तो उसमें डिसिप्लिन का बहुत, हर आर्ट फॉर्म की अगर हम बात करें तो डिसिप्लिन हर एक चीज़ में ज़रूरी होता है। तो शास्त्रीय संगीत में कितना डिसिप्लिन ज़रूरी है? और जब हम गायकों की बात करते हैं तो कई लोग बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे बहुत लोग, क्योंकि उसमें गले को आपको मेंटेन रखना पड़ता है, तो बहुत लोग आइसक्रीम खाना बंद कर देते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है। तो आपका क्या रहा है इसमें? मैम बचपन से मुझे भी आपको पता है बच्चे के बहुत तरह के शौक होते हैं। जी जी। सो मुझे भी लगता था, क्योंकि जब तक अपने आप से गा रही थी, जब तक गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, तो मुझे लगता था कि खट्टा मीठा आप कुछ भी खा रहे हो आप खा लो। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे जब समझाना शुरू किया कि बेटा जैसे जैसे आप ग्रोथ करोगे आपके वोकल्स पे भी चेंजेस आएंगे। जी जी। सो गले को आप खुद केयर करोगे तभी आप आगे तक पहुंच पाओगे। सो बचपन से ही मैंने खुद से जो चीज़ें अवॉइड करी हैं और अभी भी मैं करती हूँ। हाँ, कभी कभार मन हो जाता है क्योंकि इंसान है, कभी भी कुछ मन कर सकता है, लेकिन वो भी लिमिट में। जी। क्योंकि आप अनलिमिटेड कोई भी चीज़ करते हो तो ऑब्वियसली बात है कि उसका फ़र्क आपके गले पे पड़ेगा। बिल्कुल। सो गुरुजी कहते थे कि बेटा एक तो राइस खाना आप कम कर देना। राइस से क्या होता है कि राइस से थोड़ा सांस फूलने का प्रॉब्लम होता है। अच्छा। तो अभी वो मुझे जब स्टार्टिंग में बच्ची थी तो ऑब्वियसली बात है कि मुंह खुलने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो गुरुजी मुझे एक एक्सरसाइज भी करवाया करते थे जी। कि आपने 2 फिंगर्स को मुंह में इस तरह से रखना है कि ताकि एटलीस्ट जब आप सा लगाएं सा आपका क्लियर सुनाई देना चाहिए। क्योंकि नॉर्मल पिच से जब आप हाई पिच पे जाओगे तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे थोड़ा जोर पड़ेगा आपकी आवाज़ पे, तो मुंह खोल के गाओगे तो गाने में भी इजी होगा। बिल्कुल। तो मैंने खट्टा जो है वो भी मैंने अवॉइड करना शुरू कर दिया। आइसक्रीम खाए हुए मुझे खुद नहीं मालूम कि अभी मेरे को कितने साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने छोड़ दिया है, बिल्कुल मैं नहीं खाती हूँ। जी। और राइस भी मैं थोड़ा लिमिट में ही खाती हूँ। हाँ, आजकल थोड़ा सा मुझे है, मैं चपाती थोड़ा सा अवॉइड करके चावल की तरफ जा रही हूँ, लेकिन अभी मेरे को पता है कि नहीं, दोबारा वो चीज़ नहीं कर सकते, और अगर आपको बताई गई है तो आप उस पर वो चीज़ ना करें। जी जी। तो अभी मैं थोड़ा राइस भी मैंने अभी लेना शुरू किया है, लेकिन सांस पे कंट्रोल के लिए राइस को अगर आप अवॉइड ही करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे आपका सांस पे कंट्रोल बनता है। क्योंकि अभी ऐसा है कि कोई भी आप गाना गाते हैं उस पर सांस आप हर कहीं नहीं छोड़ सकते हैं। आपको सांस को कहाँ पर छोड़ना है, कहाँ पर लेना है, ये चीज़ आपके रियाज से भी इम्प्रूव होती है और आपकी कुछ चीज़ों से भी जो आप अवॉइड करते हैं। और मुझे लगता है कि जो चीज़ें आप अवॉइड करते हैं आगे चलकर उन्हीं चीज़ों के बेनिफिट भी आपको खुद ब खुद दिखने के लिए मिलता है। जी बिल्कुल। तो बचपन से मैंने बहुत चीज़ों को छोड़ा है मैम, और अभी भी मतलब मैं अवॉइड करती हूँ एक हद तक कि ना ही लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। जी। क्योंकि आर्टिस्ट के लिए उसका गला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वही नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू भी नहीं है।
बिल्कुल, आपने सही बात कही कि आर्टिस्ट के लिए, एक सिंगर के लिए उनका गला ही सबसे ज़्यादा बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होता है, और उसके लिए आपने भी काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस किया है, और जो और भी सिंगर्स हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और करना चाहते हैं, वो भी इसी तरह से डेडिकेटेड। आजकल मैक्सिमम सिंगर्स हैं, अगर आप देखें तो बहुत बड़े बड़े जो सिंगर्स भी हैं आपके, चाहे रियलिटी शोज से निकल कर गए हैं, चाहे कुछ भी है, वो लोग घंटों घंटों बैठते हैं रियाज में। और सबसे मेन चीज़ कि आर्टिस्ट, ठीक है आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपके लिए, लेकिन एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी कि रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप थोड़ा बहुत गाते हैं और आपके थोड़ा बहुत से आप आगे तक जाएंगे, नहीं, क्योंकि आपको रियाज आप जितना देर बैठे हैं उतना कम है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आप देखें, मैं लता जी को बचपन से अपना आइडल मानती आई हूँ, क्योंकि उन्हीं का एक गाना जो मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेकर गया बचपन से टूर्नामेंट के थ्रू, तो वो एक देशभक्ति का गाना था, ऐ मेरे वतन के लोगों। तो लता जी मेरे लिए इसलिए भी आइडल थी क्योंकि मैंने उनके एक म्यूजिक जर्नी में सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने उनकी देखी है, क्योंकि आजकल का थोड़ा मॉडर्न टाइम हो चुका है ना, लोग दिखावे को ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर आप देखें कि लता जी को अगर आप आज भी देखें, अगर उनके गाने आप आज भी सुने, तो सबसे अच्छी बात मुझे उनकी जो लगती थी कि उनके गायकी में भी उनकी वो सिंप्लिसिटी ना झलकती थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। उनके किसी भी उसमें मैंने कभी देखा नहीं, मैंने उनके इनफैक्ट काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, तो उन्होंने जितना सेक्रीफाइस शायद अपनी लाइफ में किया उतना कोई नहीं कर सकता है जी। गाने वाले एक से एक सिंगर मिल रहेंगे आज की डेट में, लेकिन उनके जैसा दोबारा पैदा होना इस दुनिया में बहुत मुश्किल है। और हम तो उनके पाँव की धूल भी नहीं हैं। वो बहुत बेहतरीन गाती थी और उनका वो आचार विचार, वो हर चीज़ उनकी गायकी में ही दिख जाता था जी। तो वो पता नहीं कितना घंटे घंटे बैठ के रियाज़ करते होंगे, कितने उस्तादों से उन्होंने सीखा होगा, लेकिन उन्हें जहाँ से भी सीखने के लिए मिला, उनको सरकोकिला ऐसे नहीं कहा जाता था। जी बिल्कुल। वो हम सबके लिए एक मतलब इसीलिए वो सबकी आइडियल हैं और आगे दशकों तक रहेंगे। बिल्कुल मैम। और वो बेशक आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी वो आवाज़ हम सबके दिलों में और हर उस सुनने वाले के दिल में जिंदा रहेगी जो संगीत से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, क्योंकि इंसान सिर्फ शरीर छोड़ता है लेकिन आत्मा तो अमर रहती ही रहती है। बिल्कुल। तो उनके वो गाने मतलब भुलाए नहीं जा सकते, जो उन्होंने अपने बेस्ट दिए हैं अपने हमेशा बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। जी जी। तो इसी के साथ मैम एक आपका भजन है जो चिट्टा तेरा चोला, वो हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को एक बार सुना देते हैं। हाँ जी, वो एक हिमाचली फोक है और ज़रूर मैं आपको सुनाना चाहूँगी। चिट्टा तेरा चोला काला डोरा, ओ शंभुआ ते सुखियो। चिट्टा तेरा चोला काला डोरा, ओ शंभुआ ते सुखियो। हाथ सोठी हाथ मेरी जाने, ओ शंभुआ ते सुखियो। हाथ सोठी हाथ मेरी जाने, ओ शंभुआ ते सुखियो। हो 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 तेरी खातिर खाना बनाया, ओ शंभुआ खाए दे आओ। तेरी खातिर खाना बनाया, ओ शंभुआ खाए दे आओ। चिट्टा तेरा चोला काला डोरा, ओ शंभुआ हाथे सुखियो। ओ शंभुआ हाथे सुखियो। ओ शंभुआ हाथे सुखियो। बहुत ही सुंदर मैम, आपने ये जो भजन है, आप एक से बढ़कर एक जो हमें गाने सुना रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू मैम। तो मैम हम शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हैं, आपने शास्त्रीय संगीत बचपन से सीखा है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो शास्त्रीय संगीत है वो आखिर होता क्या है और आप किस तरह से देखती हैं शास्त्रीय संगीत को? मैम, जो शास्त्रीय संगीत की आप जो बात कर रही हैं, शास्त्रीय संगीत एक पुरानी पद्धति है। गायन, वादन, नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहा जाता है। तो ये जो पुराना जो हमारा रहा है, उसी का ही एक आगे मतलब जो निकल कर आया है, वो आपका गायन, वादन, नृत्य, इन तीनों चीज़ों को
शास्त्रीय संगीत में ही जोड़ा गया है, क्योंकि गायन के बिना वादन अधूरा है, वादन के बिना नृत्य अधूरा है। जी बिल्कुल। तो शास्त्रीय संगीत मुझे लगता है कि आप किसी भी तरह का गाएं, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि असल में संगीत है क्या। जी। और अगर आपको संगीत की बारीकियां मालूम है तो आप कोई भी गाना गा लीजिए, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए, क्योंकि हर गाना, आप चाहे बॉलीवुड का भी गाना देखें या कुछ भी देखें, गज़ल है, एक ठुमरी है, ठुमरी अंग गाना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। मेरे नाना जी गाया करते थे जी जी पंजाबी अंग, जो गाते हैं, ऐसा नहीं है हमारे हिमाचल में गाते नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लोग गाते हैं, मेरे गुरुजी भी गाते हैं। जी। और शास्त्रीय संगीत में मुझे लगता है कि आपको संगीत की बारीकियां मालूम होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। क्योंकि सुर भी आपके कई तरह के हैं ना, और हर गाना जो आपका है वो राग बेस्ड होता है। जी जी। क्योंकि राग पे आधारित है, तो आपको शास्त्रीय संगीत को, मैं समझती हूँ कि आपको क्लासिकल का नॉलेज तो ज़रूरी चाहिए मैम। जी। तो क्योंकि मैं बचपन से खुद सीखी हूँ, क्योंकि मुझे भी बाद में लगा था आगे चलकर, क्योंकि रियलिटी शोज आप देखते हैं आज के डेट में, इंडियन आइडल है, सारेगामापा है, जी। तो उसमें भी एक वर्सेटाइल सिंगर चाहिए। वर्सेटाइल का मतलब है कि आपको क्लासिकल भी आना चाहिए, जी। सेमी क्लासिकल भी आना चाहिए, जी। गजल भी आपको आना चाहिए, वेस्टर्न भी आना चाहिए, बॉलीवुड भी आना चाहिए। जी जी। ठीक है, फास्ट नंबर अगर आप गाते हैं तो आपको स्लो नंबर भी आने चाहिए कि क्या है, बट आपको वर्सेटाइल होना ही पड़ेगा। तो हर चीज़ आपकी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी। अगर आप देखें तो जितने भी फॉरेनर्स भी अगर हमारे हैं, तो हमारे इंडियन थ्योरी को फॉलो करते हैं वो लोग। जी जी। सिर्फ उनका स्टाइल अलग है, लेकिन वो हमारे इंडियन भारतीय शास्त्रीय संगीत को ही उन्होंने भी समझा है, तब उस चीज़ को वो अपने उस पर कर पा रहे हैं। जी, बेस जो है वो इंडियन क्लासिकल और आपका म्यूजिक संगीत का मूल आधार ही आपका शास्त्रीय संगीत है, जी, और जी। मुझे लगता है कि वो सीखना बहुत ज़रूरी है मैम। जी। और अगर आपको अच्छे गुरु मिल जाएं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं मैम। जी बिल्कुल। तो मैम वर्तमान में आप जो है शास्त्रीय संगीत की अध्यापिका भी हैं, आप बच्चों को सिखाती हैं। हाँ जी। तो एक गायिका से अध्यापिका बनने तक का सफ़र कैसे तय किया आपने, क्या सफ़र रहा ये आपका? मैम सफ़र मेरा, मैं आपको बताऊं तो बहुत अच्छा भी है। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टीचिंग लाइन में आऊँगी, सच में आपको बता रही हूँ। लेकिन आज मुझे खुशी भी होती है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को अगर एक अच्छा मौका मिला है आपको भी वही मिले, क्योंकि आपके भाग्य में जो चीज़ लिखी गई है आपको समय से पहले वो कभी नहीं मिल सकती। जी जी। कई बार प्रभु भी, भगवान भी जो हैं वो भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि आपके अंदर कितना ठहराव है, क्योंकि जो चीज़ आपको मिलनी है, सही टाइम पे मिलनी है, उसको देने के लिए भगवान पहले आपका पेशेंस लेवल भी चेक करते हैं। जी जी। कि आपको जब वो चीज़ मिले तो आप उसको कैसे संभाल पाओगे, क्योंकि अगर जल्दी भी इंसान को कोई चीज़ मिल जाए तो समेटनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और मुझे लगता है कि शायद ये मेरी परीक्षा भी हो सकती है मैम, क्योंकि थोड़ा बीच में मेरा खुद का हेल्थ इशू भी रहे हैं। अदरवाइज टीवी के लेवल तक जाना मेरे लिए भी कोई आसान या मुश्किल चीज़ नहीं थी, मैं आपको बताऊं। क्योंकि रियलिटी शोज़ में भी क्या होता है कि आप जाते हो, ऑडिशंस होते हैं, ठीक है, आप जा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, आपको ट्राई करना चाहिए, बुरी बात नहीं। जी जी। आपने मुंबई तक का जो सफ़र वो भी तय वो मेरा किया एक है। सफ़र रहा है, क्योंकि मैं एक म्यूज़िक में ही आगे मैं कुछ करना चाहती थी और बहुत अच्छा करना चाहती थी। मेरा एक बचपन से सपना था कि मैं एज अ प्लेबैक सिंगर मैं कभी काम करूँ बॉलीवुड के लिए, लेकिन चलो वो हो सकता है कि वो पूरा नहीं भी हो पाया। लेकिन आज खुशी इस बात की है कि अगर मेरे पास वो चीज़ नहीं, तो मेरे थ्रू वो चीज़ मैं बच्चों को सिखा पा रही हूँ कि बेटा आगे चलकर हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी कॉम्पिटिशन्स आएंगे, आपको उनको कैसे फेस करना है। क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ में गिरना भी बहुत ज़रूरी है मैम। गिरना, गिरकर संभलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप गिरते नहीं हो ना, आपको उस चीज़ की वैल्यू कभी समझ नहीं आ सकती है। और ये मैं सबके लिए भी कहना चाहूँगी, वो इसलिए भी क्योंकि आजकल की जनरेशन को थोड़ी चीज़ें जल्दी चाहिए। जी जी। कि हमको एक गाना आ गया तो अब हम एक बहुत अच्छे सिंगर बन गए। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आप कितना भी खूबसूरत गा लें, कितना भी अच्छा गा लें, लेकिन जीवन में एक गुरु ज़रूर बनाएं जो आपको एक अच्छा मार्गदर्शन कर सकें। वैसे तो हमारे सबसे बड़े गुरु हमारे माता पिता ही होते हैं सबसे सर्वप्रथम, बट फिर भी मैं चाहूँगी कि आप जीवन में एक गुरु ज़रूर बनाएं जो आपको एक अच्छे मार्ग पर लेकर जाए, क्योंकि बिन गुरु के आप कुछ भी जीवन में नहीं कर सकते हैं। जी। तो मेरा जो बचपन से लेके म्यूज़िक का सफ़र रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, और आज मैं खुद को बहुत अच्छा भी महसूस करती हूँ कि मैं बच्चों को सिखा पा रही हूँ मैम वो चीज़, और बच्चे सीखते भी हैं क्योंकि मैं उनको इजी वे में वो चीज़ें समझा पाती हूँ। हाँ, उतना टिपिकल नहीं समझा सकती जितना मेरे गुरुजी मेरे को डीपली हर चीज़ बताते कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन जितना भी आपको ज्ञान है वो आप सुना पा रहे हैं। वो सब चीज़ें गुरुजी की वजह से ही है मैम। मैं अपनी बात बताऊँ तो सब कुछ उन्होंने शायद मुझे सिखाया नहीं होता तो शायद आज मैं उन बच्चों को नहीं सिखा पाती। जी, तो मैम इसी के साथ हम कुछ झलक आपका जो एक गाना है संग संग तुम्हें भी सुनाएंगे, उसका हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाना,
मुझे यूं तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें। उन नज़ारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। जब कभी भी सुनोगे बहुत ही सुंदर मैम, ये भी आपका गाना था और आपने आपके जीवन के बारे में हमें इतना कुछ जानने का मौका मिला है। आपने हमें इतना कुछ बताया किस तरह से आपने संगीत सीखा है। और कोई अगर आप एक छोटा सा मैसेज हमारे दर्शकों को अगर देना चाहें इसी बात पे। मैम बस मेरा मैसेज यही रहेगा सबके लिए कि अगर आप संगीत से जुड़े हैं या किसी भी फील्ड से जुड़े हैं तो आप उस पर अपना 101% दें, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो आज नहीं तो आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद जब भी होगी वो ज़रूर दिखेगी लोगों को, क्योंकि आपके अंदर अगर परमात्मा ने वो चीज़ दी है, गॉड गिफ्टेड अगर आपको है, तो मुझे लगता है कि उस पर मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और आजकल की जो जनरेशन के जितने भी सिंगर्स हैं जो अभी सीख ही रहे हैं या कुछ भी हैं, तो आप जितना भी हैं आप उसको अच्छे से सीखें। इनफैक्ट उसको मजाक के तौर पे बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि वही आपका सीखा हुआ आगे चलकर आपके काम आएगा। जी। तो मैं यही कहूँगी आप पूरी मेहनत उस पर लगाएं, अपना बिल्कुल। जितना भी है पूरा डेडिकेशन आप उस पर दिखाएं। एक डेडिकेशन और सेक्रीफाइस और अपने आप को झोंक देना पड़ता है बिल्कुल किसी भी मैम, आर्ट को बिल्कुल। सीखने के लिए। जी बिल्कुल। तो मैम आपसे हमें बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे अपना जो अनुभव है हमसे साझा किया, हमारे साथ स्टूडियो में आप आए, तो उसके लिए बहुत बहुत नहीं, आपका धन्यवाद। भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आने जी। का मौका दिया जी। और लोगों से जाते रूबरू। जाते मैम हम आपसे एक गाना Sure. ज़रूर सुनना चाहेंगे जो आपको बहुत पसंद है। तो दर्शकों आपको छोड़े चलते हैं पूनम पंडित जी के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज़ पहचान है, गर याद रहे वक्त के